ओम साईं राम। इतिहास की सुनहरी कक्षा में आप सभी बच्चों का पुनः स्वागत है। आप सभी को जैसे बताया गया था कि मिडिवल इरा में यानी मध्यकालीन भारत में हम लोग अपना पहला चरण जिसे सल्तनत काल के नाम से जानते हैं यानी 1206 से लेके 1526 तक के इतिहास को पढ़ चुके थे। इसके साथ ही साथ हमने शुरुआत की थी इस्लाम के उदय से लेकर सिंध पर अरब के आक्रमण से, फिर महमूद गजनवी आया, मोहम्मद गोरी आया। इनके आक्रमणों को देखते हुए हम अपनी सल्तनत कैसे स्थापित होते हैं उसको देखते हैं। देख करके फिर अब हमारा जो दूसरा चैप्टर शुरू होता है यानी दिल्ली सल्तनत के समय ही गठित या उदित कुछ स्थानीय राजवंश। तो पहले इसको समझ लेंगे क्योंकि आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि विजयनगर के बारे में अभी हमें पूरी जानकारी नहीं मिली, बहमनी के बारे में नहीं मिली, और लाजमी भी है क्योंकि इन पर प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए इसको एक अलग हम टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल लेंगे आज की स्थानीय राजवंश। यानी इस मध्यकालीन भारत में कौन कौन से राजवंश स्थापित हुए जो वास्तव में दिल्ली सल्तनत के पैरेलल चल रहे थे यानी समानांतर चल रहे थे। दिल्ली सल्तनत अपनी दिल्ली राजधानी घोषित करके उसको अपने क्षेत्र को चला रही थी, लेकिन ये स्वायत्त होकर के एक स्वतंत्र रूप से अपनी सत्ता को स्थापित करके ये अपने क्षेत्र पर राज कर रहे थे। तो इनमें सबसे पहला क्रम हम देखेंगे दक्षिण भारत में स्थापित कुछ राजवंश जिनको आपको देखना है। तो सबसे पहले जो चर्चा करते हैं वो करते हैं विजयनगर साम्राज्य की, क्योंकि इन स्थानीय राजवंशों में सबसे प्रमुख राजवंश विजयनगर ही रहा। बाकी सब पर भी प्रश्न आते हैं, बहमनी पर भी प्रश्न आते हैं, मेवाड़ पर भी आते हैं, जौनपुर के सरकी वंश पर भी आते हैं, बंगाल पर भी प्रश्न आते हैं, कश्मीर पर भी प्रश्न आते हैं। तो इनको भी हम साथ साथ देखेंगे, लेकिन हम शुरुआत करेंगे अपने पहले ही राजवंश जिसका नाम है विजयनगर तो इस विजयनगर साम्राज्य को हम देखेंगे। इसको साम्राज्य कहने का अर्थ यही है कि इसके जितने भी एक तरह से शासक हुए वो स्वतंत्र रहे और उन्होंने शासकों वाली यानी राजाओं वाले सारे काम किए। उन्होंने मुद्राएं भी चलाई, उन्होंने अपने समय एक मंत्री परिषद भी गठित की, अभी आप सब देखेंगे। तो इस तरह करके ये साम्राज्य इसीलिए कहा गया कि इनके पास राजाओं वाले सारे दायित्व थे। तो इसके बाद हमें विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानना होगा। अब विजयनगर साम्राज्य पर पहले तो हमें ये जानकारी प्राप्त करनी होगी कि ये वर्तमान में किस स्थिति में रहा है और कहाँ पर है। तो ध्यान रखेंगे, इस पर पहला प्रश्न आता है कि विजयनगर कहाँ है। तो ध्यान रखेंगे इसके जो अब के खंडहर मिलते हैं वो हम्पी में मिलते हैं, और ये जो हम्पी है ध्यान रखेंगे ये विल्लौर जिले में है, याद रखेंगे। और विल्लौर जो पड़ता है वो वर्तमान कर्नाटक में पड़ता है, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह करके हमें हम्पी के खंडहर जो अब मिलते हैं तो ध्यान रखेंगे वो विजयनगर साम्राज्य के ही हैं। तो विजयनगर साम्राज्य के जो भग्नवावशेष मिलते हैं, प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है विजयनगर साम्राज्य के भग्नवावशेष कहाँ मिलते हैं। तो ध्यान रखेंगे हम्पी में मिलते हैं और कहा जाता है ये तुंगभद्रा नदी के तट पर है। तुंगभद्रा नदी जो कर्नाटक में पड़ती है उसके तट पर है, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह वर्तमान विजयनगर का एक आपके सामने झलक जो है वो प्रस्तुत की गई। तो विजयनगर को अब आप मैप में इंडिकेट कर लेंगे कि कहाँ पर विजयनगर पड़ेगा। फिर इसके बारे में जानने के लिए विजयनगर साम्राज्य पर स्थापित हुए उन वंशों को आपको देखना होगा जो इस विजयनगर की एक तरह से आगे चल करके इतिहास बने। तो जरा उन वंशों के ऊपर हम नज़र डाल लें पहले, फिर एक एक वंश पे हम पूरी जानकारी अर्जित करेंगे। तो पहले हम इन वंशों को जरा देख लें, कौन कौन से वंश विजयनगर पर राज करते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य
वंश। तो जरा वंश देख लेंगे इन पे कौन कौन आते हैं। तो सबसे पहला वंश आता है जिसका नाम संगम वंश पड़ता है। संगम वंश, इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा है तो उसी समय होती है, यानी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जिस समय होती है उसके साथ ही संगम वंश स्थापित हो जाता है। और ये 150 वर्ष चल करके 1486 तक चलता है। तो इस तरह करके ये सब एडी की घटनाएं हैं, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक जो बैठा था गद्दी पर वो आप सबको पता होगा 1400 आगे चल करके आप देखेंगे वो 1325 में गद्दी पर बैठता है और 1351 तक गद्दी पर रहता है। यानी इस बीच में मोहम्मद बिन तुगलक को आप देखेंगे। तो उसी समय 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। अभी आप पूरा देखेंगे इसका इतिहास। फिर इसके बाद में संगम वंश को जब आप समझ गए, संगम वंश को समझने के बाद अब इसी में आता है सलुआ वंश। इसे दक्षिण भारत का सबसे कमजोर वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी कुछ खास उपलब्धियां नहीं रहीं। इसके 2 शासक रहे, उनको ही आपको देखना है। ध्यान रखेंगे सलुआ वंश को जब आप पढ़ेंगे तो 1486 से लेकर के 1505 तक इसे आप देखेंगे। ये घटनाएं भी आपकी एडी में ही चल रही हैं। फिर इसके बाद में जब इसके अगले वंश को आप देखेंगे जिसका नाम तुलुआ वंश है, ये सब दक्षिण भारत के नाम हैं जो विजयनगर साम्राज्य पर राज करेंगे। ध्यान रखेंगे इसको जब आप देखेंगे तो ये 1505 से लेकर के 1565 तक गद्दी पर रहता है। यही 3 आपके सिलेबस में है, यही 3 MPPCS के सिलेबस में, ध्यान रखेंगे, यानी ये आपके सिलेबस में है। इसके बाद 2 वंश और स्थापित हुए इसी में, यानी विजयनगर साम्राज्य में अगर वंशों की बात की जाए तो कुल 5 वंश बैठते हैं, लेकिन 2 वंश आर्वेडू और इसके बाद जो बैठता है वो वाडियार वंश होता है। लेकिन ये आर्वेडू और वाडियार वंश आपके सिलेबस में नहीं है। ध्यान रखेंगे ये कोश में नहीं है। तो इन 2 को हम क्यों पढ़ें जब हमारे सिलेबस में नहीं है? तो ध्यान रखेंगे इन दोनों को हम ड्रॉप कर देंगे। हमारे पास इन्हीं तीनों से संबंधित प्रश्न आने वाले हैं, हम इन 3 को ही देखेंगे। संगम वंश को देखेंगे जो 1336 ईस्वी से 1486 ईस्वी तक चलता है। यानी ध्यान रखेंगे ये आपके सामने तुगलक वंश के एक तरह से सनकी सुल्तान, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है, उससे लेकर के आपको फिरोज तुगलक तक गद्दी पर मिलेगा। यानी जैसे ही 1409 आपको 1389 में फिरोज तुगलक गद्दी पर रहता है तो उसी के समय इसमें कई सारी दिक्कतें आती हैं। लेकिन यहाँ आपको ध्यान देना है कि 1486 की आप बात करेंगे तो ये इस समय दिल्ली सल्तनत पर एक बहुत ही विशाल राजवंश बैठ चुका था गद्दी पर, जिसके बारे में आप सब जानते हैं, लोदी वंश। तो लोदी वंश को आप देखेंगे तो लोदी वंश के समय ये घटनाएं खत्म हो जाती हैं, ध्यान रहेगा। फिर इसके बाद में आप जब देखेंगे इसको, यानी इस समय अगर गद्दी पर देखा जाए 1486 पर, तो बहलोल लोदी गद्दी पर बैठा था, ध्यान रहेगा, बहलोल लोदी। और जब स्थापित हुआ था संगम वंश तो ध्यान रखेंगे गद्दी पर कौन था, तो उस समय मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक से लेकर के बहलोल लोदी के समय तक ये वंश चलता है, क्योंकि बहलोल लोदी का शासनकाल आप सबको याद होगा कि सैयद वंश जैसे ही खत्म होता है, कब से, 1451 से लेकर के 1489 तक। आप सबको पता है
ये वो 38 साल थे जिसमें बहलोल लोदी गद्दी पर बैठता है और आपको बताया गया था दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय तक राज करने वाला बहलोल लोदी था। तो याद करने में आपको सहूलियत होगी कि किस समय संगम वंश रहा, यानी तुगलक, फिर इसके बाद सैयद रहे और लोदी, यानी 3 राजवंशों के बीच में आपको ये संगम वंश पढ़ने को मिलेगा। यानी इन 3 के बीच में आपको ये संगम वंश स्थापित हुआ मिलेगा, यानी इसके शासन में आप पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में सलुआ वंश जब आता है तो आपको याद रखना है बहलोल लोदी गद्दी पर बैठता है, कुछ ही समय के लिए स्थापित हुआ था, जिस कारण इसको मात्र 19 वर्षों का कहा जाता है कार्यकाल। और आप सब देखेंगे कि ये सिर्फ लोदियों के समय ही रहा, बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी के शासनकाल तक ही रहा। फिर इसके बाद में जब आप देखेंगे तुलवा वंश, तो इस समय 2 राजवंश फिर आपको मिलेंगे, सिकंदर लोदी से लेकर के आपको अकबर तक। याद रखेंगे 1556 में अकबर का जब राज तिलक होता है तो उसी के समय तक, यानी उसके शासनकाल तक ये रहता है, क्योंकि आपको पता है 1605 ईस्वी तक अकबर गद्दी पर रहता है। तो इस तरह करके आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट पता चल गया। यहाँ पर इस समय अगर उत्तर भारत की बात की जाए तो लोदी वंश था, और इस समय की बात की जाए तो इस समय मुगल राजा हुआ करते थे। और अगर पूछा जाए मुगल राजा कौन था तो इस समय अकबर था, आपको पता ही है। जब स्थापित हुआ था तब सिकंदर लोदी था, वो 1489 से आपके सामने 1517 तक रहता है। तो इस तरह करके आप इंडिकेट कर पाए वास्तव में जो दक्षिण भारत का एक विजयनगर साम्राज्य था वो। तो इस तरह करके आपको दक्षिण भारत का एक बहुत ही महान राजवंश जो स्थापित हुआ है उसको देखना है, जिसका नाम है संगम वंश। ध्यान रखेंगे। तो अब हम पहले ही वंश से शुरुआत करते हैं, यानी इस संगम वंश से ही शुरुआत करते हैं। यही 3 आपके सिलेबस में है और ये आर्वेडी और वाडियार वंश आपके सिलेबस में नहीं है। ध्यान रखेंगे। तो हम पहला ही उठाते हैं संगम वंश। ध्यान रखेंगे, शुरू करते हैं यहीं से अपनी क्लास को, और लिख लीजिए दक्षिण भारत का राजवंश जिसे संगम वंश के नाम से जानते हैं, संगम वंश। अभी तक आपने हरिहर और बुक्का का नाम सुन रखा था, जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। आप सबको बताया गया था कि जो संगम वंश है उसको ध्यान रखेंगे। कहा जाता है संगम वंश के बारे में कि ये संगम वंश जब स्थापित किया गया तो इसके स्थापना में मोहम्मद बिन तुगलक का बहुत ही बड़ा एक तरह से चूक कही जाएगी। क्यों चूक कही जाएगी कि संगम वंश स्थापित जब हुआ, यानी 1336 ईस्वी में दक्षिण भारत के जब विजयनगर साम्राज्य में ये वंश स्थापित होता है, और ये चलता कब तक है 1486 तक, यानी 150 वर्षों के इस कार्यकाल में इस संगम वंश ने क्या क्या आपके सामने उपलब्धियां अर्जित करी वो आपको देखना है। 150 वर्ष, ध्यान रहेगा। आज ये स्थानीय राजवंशों की शुरुआत है। भूमिका बनाने में थोड़ी चीजें समझ में आनी चाहिए, इसलिए आपको बैकग्राउंड समझाया जा रहा है, नहीं तो ये सब चीजें फैक्चुअल प्रश्न आते हैं उनको आपको देखना था। ध्यान रखेंगे, जब संगम वंश की स्थापना हो रही थी तो इसके पूर्व की एक घटना थी जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से जुड़ी हुई है। मोहम्मद बिन तुगलक का एक चचेरा भाई था, चचेरा भाई, उसका नाम बहाउद्दीन गुरशप था। बहाउद्दीन गुरशप। सबसे पहला विद्रोह इसने ही इसके शासनकाल में मोहम्मद बिन तुगलक के समय किया था। तो इसने विद्रोह कर दिया, और विद्रोह करके वो 1325 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठ जाता है, इसका शासनकाल याद रखेंगे 1325 से लेकर के 1351 तक ये गद्दी पर रहता है। तो जब ये 1321 में गद्दी पर बैठ जाता है, तो 1325 में गद्दी पर बैठ जाता है, तो इसी समय इसका एक चचेरा भाई बहाउद्दीन गुरशप जो था उसने विद्रोह कर दिया। विद्रोह इस आधार पर किया कि अब हमें गद्दी चाहिए।
क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता था ये दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा योग्य सुल्तान है, इसलिए इसको गद्दी मिली और इसको नहीं मिली। तो ये विद्रोह करता है। मोहम्मद बिन तुगलक इस विद्रोह को दबाने के लिए बहाउद्दीन गुरशब का पीछा करता है। ये भागकर चला जाता है बहाउद्दीन गुरशब, यानी इसका ये चचेरा भाई काम्पली। काम्पली कर्नाटक में पड़ता है, ध्यान रखेंगे। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण भारत के किस राजवंश से 2 बार पराजित हुआ। तो ध्यान रखेंगे, जब ये मोहम्मद बिन तुगलक इस काम्पली पर आक्रमण करने आता है तो पहला युद्ध हार जाता है और दूसरा युद्ध भी हार जाता है, यानी ये दोनों युद्ध ये हार जाता है। याद रखेंगे अच्छे से, जो पहला और दूसरा युद्ध हुआ इस काम्पली के विरुद्ध मोहम्मद बिन तुगलक हार जाता है। कहा जाता है कि इस काम्पली के राजा को मोहम्मद बिन तुगलक ने तीसरे युद्ध में पराजित किया, यानी काम्पली जो यहाँ का राजा था वो तीसरे युद्ध में पराजित हुआ। तीसरे युद्ध में पराजित हुआ। ये घटना 1335 ईस्वी की थी, ध्यान रखेंगे। यहीं पर ये बहाउद्दीन गुरशब छुपा हुआ था। जब इसको पराजित किया गया, इस काम्पली के राजा को, बहाउद्दीन गुरशब को पकड़ करके मृत्युदंड दिया गया, ध्यान रखेंगे यहीं पर। तो इसी समय जब ये काम्पली का राजा पराजित हुआ तो इसी के दरबार में, ध्यान रखेंगे, काम्पली का जो राजा था पराजित हुआ तो इसी के दरबार में 2 हिंदू लोग रहते थे, भाई थे हिंदू दोनों, ध्यान रखेंगे उनके नाम यहीं पर हरिहर और बुक्का नाम के 2 सगे भाई इसके दरबार में थे। मोहम्मद बिन तुगलक जब आक्रमण करता है इस काम्पली के राजा के एक तरह से ऊपर, तो मोहम्मद बिन तुगलक को हरिहर और बुक्का नाम के 2 ऐसे भाई मिलते हैं जो बहुत योग्य थे। इनकी योग्यता को देखते हुए इसके एक सामंत ने, यानी इसी के एक अमीर ने कहा कि हरिहर और बुक्का को दिल्ली ले चलो। तो मोहम्मद बिन तुगलक इनको दिल्ली लेकर के आया। इन दोनों को ही, ध्यान रखेंगे, इन दोनों के ही मोहम्मद बिन तुगलक ने इस्लाम में दीक्षित भी करा दिया, यानी इनको इस्लाम में धर्मांतरित करा दिया। ये हिंदू थे, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक से जान बचाने के लिए इन्होंने, हरिहर और बुक्का ने, अपना धर्म भी परिवर्तित कर लिया। इस धर्म परिवर्तन के कारण मोहम्मद बिन तुगलक ने जब देखा ये बड़े ईमानदार हैं और धर्म भी परिवर्तन कर रहे हैं, तो मोहम्मद बिन तुगलक इनको दक्षिण भारत पर काम्पली के क्षेत्र में भेजता है। ध्यान रखेंगे, ये दक्षिण भारत फिर लौट करके आते हैं दिल्ली से, और कहा जाता है ये फिर काम्पली जब पहुंचते हैं काम्पली जब ये लौटे तो इन्होंने कुछ समय तक यहाँ की जागीर जो थी उसकी देखरेख की और मोहम्मद बिन तुगलक को बाकायदा जो कर था वो भेजते रहे। लेकिन एक दिन इनके ही जो गुरु कहे जाते हैं, ध्यान रखेंगे, हरिहर और बुक्का, इनके अगर गुरु कोई पूछे तो याद रखना वो माधव विद्यारण्य थे जो इनके दरबार में आए। माधव विद्यारण्य इनके दरबार में आए। इन्होंने इनसे पूछा, हरिहर और बुक्का, कैसा क्या चल रहा है तुम्हारा सिस्टम? तो ये बड़े उदास होकर बोले, गुरुजी अब तो मैं आपके पैर भी नहीं छू सकता। तो उन्होंने पूछा, ऐसा क्यों? अपने गुरु को प्रणाम करने से तुम्हें कौन रोक रहा है? तो कहता कि मैं अब इस्लाम को मानने वाला हो गया हूँ, यानी मैं इस्लाम धर्म से हूँ। इस्लाम धर्म में किसी के आगे सिजदा नहीं किया जाता, किसी के आगे सिर नहीं झुकाया जाता, सिर्फ ईश्वर यानी खुदा के सिवा। तो ध्यान रखेंगे, जो सिर झुकता है वो सिर्फ खुदा के लिए झुकता है, इसीलिए इस्लाम मानने वाले लोग पैर नहीं छूते। तो ध्यान रखेंगे, इसीलिए वो वंदे मातरम बोलने से भी मना करते हैं। लेकिन ये सब उनकी एक कट्टरवाद की निशानी है। वंदे मातरम सभी को बोलना चाहिए, ये हमारा एक स्लोगन है। और अशफाकुल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल से अगर ये लोग मिल जाएंगे तो उनको पता चलेगा कि वंदे मातरम क्या था। तो ध्यान रखेंगे, कभी अगर इस पे चर्चा हुई राष्ट्रीय आंदोलन पे तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है कि माधव विद्यारण्य को इन्होंने बताया
बताया कि अब हम चरण भी नहीं छू सकते, जिस कारण माधव विद्यारण ने इनको समझाया कि तुम हिंदू धर्म से हो और तुम्हारे जितने भी गुरु हैं या तुम्हारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनको तो तुम्हें प्रणाम करना ही होगा। तो इस आधार पर माधव विद्यारण की प्रेरणा से ही इन्होंने इस्लाम धर्म त्याग दिया, यानी अब वो माधव विद्यारण की प्रेरणा से इस्लाम से हिंदू फिर बन जाते हैं, यानी इनको हिंदू धर्म में पुनः दीक्षित कराया। तो अब ये काम किया माधव विद्यारण। इनके बारे में अगर आपको समझना है माधव विद्यारण के बारे में, तो ये द्वैध मत के प्रतिपादक हैं। द्वैध मत आप सब सुनेंगे अभी। द्वैध मत यानी ईश्वर जो है वो दो प्रकार से है, एक तो आत्मा और दूसरा परमात्मा। तो इस तरह करके द्वैध मत को प्रतिपादित करते हैं। इनका मठ जो है दक्षिण भारत के ही उडुपी में है, याद रखेंगे। यहाँ पर इन्होंने अपना मठ स्थापित करा रखा है, इनका मठ यहीं पर है। तो इस तरह करके माधव विद्यारण के बारे में आपको जानकारी ध्यान से देखनी होगी। फिर इसके बाद में इन्होंने जब दीक्षित करा दिया इन हरिहर और बुक्का को, तो ये फिर इन्हीं की प्रेरणा से एक हिंदू साम्राज्य जिसका नाम था विजयनगर साम्राज्य, उसकी स्थापना करते हैं। ध्यान रखेंगे, इन्होंने हिंदू साम्राज्य जिसका नाम विजयनगर रखा गया, विजयनगर, उसकी स्थापना 1336 ईस्वी में कर देते हैं। ये दोनों भाई यानी हरिहर और बुक्का ने इस जो साम्राज्य था हिंदू साम्राज्य, उसकी स्थापना कर दी। इस साम्राज्य को स्थापित किया और उन्होंने विजयनगर की स्थापना भी कराई। ध्यान रखेंगे, अभी आपको जब हरिहर को पढ़ेंगे आप तो आपको समझ आएगा कि विजयनगर साम्राज्य क्या था। लेकिन यहाँ आपको ध्यान से देखना है, जब 1336 में इस विजयनगर की स्थापना हो गई तो उन्होंने इस विजयनगर के क्षेत्र में, ध्यान से देखेंगे, यही विजयनगर के क्षेत्र में अपने पिता यानी हरिहर और जो बुक्का के पिताजी थे पिता जिनका नाम संगम था, उनके नाम पर संगम वंश की स्थापना की। ध्यान रखेंगे, पिता के नाम पर याद रखेंगे संगम वंश जो था वो स्थापित किया। पिता के नाम पर इन्होंने संगम वंश स्थापित किया और ये संगम वंश आपको सबको ऊपर ही लिखाया गया है कि 1336 से लेकर के ये 1486 तक आपको पढ़ना है। ठीक, तो इस तरह करके ये था विजयनगर का पूरा कॉन्सेप्ट, जो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद में जब संगम वंश स्थापित हो जाता है तो इसके बहुत सारे राजाओं को आपको देखना है। अब संगम वंश की पूछा जाता है पहला प्रश्न, स्थापना किसने की? तो अगर पूछा जाए स्थापना तो आप बिना झिझक बता सकते हैं कि स्थापना हरिहर एंड बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी। ध्यान रहेगा। फिर इसके बाद अब आपको पढ़ना है पहला इसका जो संगम वंश का शासक हुआ उसके बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिए, संगम वंश के शासक। एक एक पर नजर मारेंगे और बड़े ही सुंदर सुंदर प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। जो संगम वंश था, इसकी जब स्थापना हो गई, हरिहर और बुक्का ने अपने पिता के नाम पर इस वंश की स्थापना कर दी, तो इसका पहला जो राजा बनाया गया उसको बनाया गया जो बड़ा था, यानी हरिहर को। हरिहर को इस वंश का राजा बनाया गया, कहा गया कि ये बड़ा है, बड़ा पुत्र राजा बने, ऐसी इस एक तरह से दक्षिण भारत के हिंदू राज्य की एक निशानी बनी। तो हरिहर को जब गद्दी प्रदान की गई तो उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो वास्तव में बुक्का को बुरा लगे। बुक्का छोटा भाई था, बुक्का को भी अपना सहयोगी बनाया।
अपने एक तरह से प्रधानी के पद पर नियुक्त किया। प्रधानी याद रखेंगे, जैसे सल्तनत काल आप पढ़ रहे थे उसमें नायब मामलिकात होता था, सुल्तान की वास्तविक शक्तियां रखता था, तो उसी तरह से जैसे वर्तमान में प्रधानमंत्री, तो इस तरह करके ये प्रधानी के पद पर बुक्का को नियुक्त करता है। अभी आप आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है कि हरिहर ने पहली बार महाराज की उपाधि धारण की। महाराज की उपाधि धारण की। जब ये महाराज की उपाधि धारण कर लेता है तो इसके द्वारा विजयनगर की स्थापना की जाती है। विजयनगर की स्थापना की गई। याद रखेंगे, अगर प्रश्न में बुक्का ऑप्शन ना दिया हो, सिर्फ हरिहर ही दिया हो, तो ध्यान रखेंगे आप हरिहर को लगाएंगे कि विजयनगर की स्थापना हरिहर ने की है। इसके बाद में इसकी राजधानी पूछा जाता है हरिहर की क्या रही, तो इसने अनेगोंडी को, ये विजयनगर के बगल में पड़ता है, अनेगोंडी को इसने क्या किया, राजधानी बना लिया। कहा ठीक है, अब हमारी राजधानी जो होगी अनेगोंडी होगी। लेकिन कुछ समय बाद ही ये असुरक्षित नजर आने लगी, क्योंकि अनेगोंडी जो थी ये पहाड़ों के ऊपर स्थित थी, यानी पर्वत के ऊपर थी, तो दूर से ही शत्रु को ये दिख जाती थी, इसलिए ये असुरक्षित थी, जिस कारण विजयनगर को राजधानी बनाया गया। फिर विजयनगर इसी के समय राजधानी बन जाता है। विजयनगर को राजधानी बनाया। ये इसकी सेकंड राजधानी थी, यानी दूसरी राजधानी थी। ध्यान रखेंगे, अगर पूछा जाता है हरिहर के द्वारा बनाई गई राजधानी और उसमें ऑप्शन अनेगोंडी दिया होता है, तो आप बिना झिझक अनेगोंडी को ही टिक करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर पूछा जाता है हरिहर द्वारा कौन से राजधानी जो परिवर्तित करके बनाई गई, तो विजयनगर टिक करेंगे, ये इसकी दूसरी राजधानी थी, ये याद रखेंगे, परिवर्तित करके इसने बनाई। तो इस तरह इसने कोई ऐसा कार्य नहीं किया। करीब 20 वर्षों का इसका शासनकाल रहा, जिसमें इसने बहुत ही ईमानदारी से अपना शासन किया, और फिर जब इसकी डेथ हो जाती है तो गद्दी पर बैठ जाता है इसका ही भाई बुक्का। ध्यान रखेंगे, तो अगला शासक जो आता है उसका नाम आपको ध्यान से देखना है, बुक्का। ये हरिहर और बुक्का इतने विद्वान निकले थे कि इन्होंने दक्षिण भारत की संस्कृति को विदेशों तक में फैला दिया था। ध्यान रखेंगे, इन्होंने दक्षिण भारत की जो संस्कृति थी उसे विदेशों तक में फैला दिया था। तो इस तरह करके हरिहर और बुक्का का नाम दुनिया में बहुत ही फेमस हो गया। फिर अगला शासक संगम वंश का आता है बुक्का। समझ लेंगे बुक्का क्या था। बुक्का भी अपने भाई की तरह ही बहुत ही एक तरह से अच्छा शासक हुआ। इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठा पद की उपाधि धारण की। वेद मार्ग प्रतिष्ठा पद की उपाधि धारण की, यानी वेदों के मार्ग पर जो चलने वाला व्यक्ति होता है उसकी जो उपाधि होती है वो वेद मार्ग प्रतिष्ठा पद की उपाधि होती है। इस तरह करके बुक्का ने अपनी ये एक उपाधि धारण की। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने मदुरई को जीतकर विजयनगर में मिला लिया। तो इस तरह करके हरिहर पहले विजयनगर को एक तरह से क्या करता है, स्थापित कराता है, लेकिन इसने विजयनगर की कीर्ति को और बढ़ाते हुए मदुरई को विजयनगर में शामिल करा लिया। मदुरई के बारे में आप पहले ही समझ चुके थे। ये मदुरई था दक्षिण भारत का ये हिस्सा जो मदुरई के नाम से जाना जाता था। और ये चर्चा आप अलाउद्दीन के समय सुन चुके हैं, जब बताया जाता है कि इस मदुरई में
वीर पांड्य और सुंदर पांड्य नाम के 2 पांड्य राजा थे। आपको बताया गया था इन पांड्य राजाओं के बारे में कहा जाता था कि इस सुंदर पांड्य ने ही अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर, जिसे 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है, उसको आमंत्रित किया था और इस मदुरई राज्य को पूरी तरह से लूट लिया गया था। यहाँ पर पांड्य वंश का राज्य चलता था मदुरई में, ध्यान रखेंगे। जैसे आप सबको बताया गया था वारंगल में काकती वंश का राज चलता था। इसी तरह जब आप देवगिरी में आए थे तो वहाँ यादव वंश के रायचंद का राज चलता था, बताया गया था। तो इस तरह करके मदुरई को इसने दक्षिण भारत का ये हिस्सा जो अलाउद्दीन खिलजी के समय आप पढ़ के आए थे उसको जीतकर इसने विजयनगर में शामिल कर लिया। इसकी प्रतिष्ठा तब बढ़ गई जब इसने चीन में अपना दूतमंडल भेजा, यानी चीन में अपना दूतमंडल भेजा। कहा कि चीन से संबंध अगर अच्छे हो गए मेरे साम्राज्य के, तो भारत यानी इसके साम्राज्य को और अच्छा एक तरह से स्थायित्व मिल जाएगा। तो ये भी काम इसने एक अच्छा किया। लेकिन इसके समय की सबसे बुरी घटना ये हो गई कि इसने बहमनियों से युद्ध छेड़ दिया। तो इसके समय की सबसे खतरनाक घटना ये हुई कि इसने बहमनी साम्राज्य से विवाद हो गया इसका। बहमनी साम्राज्य से इसका विवाद हो गया। वो रायचूर का एक दोआब पड़ता था, जैसे गंगा यमुना का दोआब यानी गंगा यमुना की उपजाऊ भूमि, इसी तरह रायचूर का एक दोआब पड़ता था। उस दोआब को लेकर के इन दोनों साम्राज्य यानी बहमनी और जो विजयनगर थे यानी इसके संगम वंश, इसके बीच में एक विवाद शुरू हो गया। ध्यान रखेंगे, अगर आपको इनका मैप देखना है तो ये दक्षिण भारत आपका पड़ेगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर आपको ये गुजरात का क्षेत्र पड़ेगा। तो ये इतना जो हिस्सा आता था ये बहमनियों का साम्राज्य था। बहमनी दक्कन को अपना केंद्र बनाकर राज्य किया करते थे। गोलकुंडा को उन्होंने राजधानी बनाई थी। फिर इसके बाद में ये पड़ता था विजयनगर क्षेत्र, विजयनगर। तो ये जो आपको रेड कलर वाला हिस्सा है ये विजयनगर दिखेगा। फिर इसके बाद में जो आपको ये ब्लू कलर वाला हिस्सा दिखेगा, ये मैप में अगर आप देखेंगे तो ये आपको बहमनी मिलेगा, ध्यान रहेगा। तो इस तरह करके इन दोनों साम्राज्यों के बीच जो विवाद शुरू हुआ वो बुक्का के समय से ही शुरू हो गया था, ध्यान रहेगा। तो इस तरह करके हरिहर और बुक्का को आपने पढ़ लिया। अब हरिहर और बुक्का के बारे में इतनी जानकारियां आपके पास हैं, इसकी उपाधि आपको पता है। फिर इसके बाद में इसी का है एक वंशज आता है गद्दी पर जिसका नाम होता है हरिहर द्वितीय। बुक्का का उत्तराधिकारी था जिसने पहली बार कुछ ऐसा किया जो बुक्का भी नहीं कर पाया था। ध्यान रखेंगे, हरिहर द्वितीय, हरिहर पहला आप पढ़ चुके हैं जिसने विजयनगर की स्थापना कराई थी। फिर इसके बाद में कहा जाता है कि इसने जो बुक्का द्वितीय था इसने श्रीलंका पर अपना आक्रमण किया था। श्रीलंका के बारे में आप सब जानते हैं, भारत के एडम्स ब्रिज से मिलती हुई इसकी सीमाएं हैं। भारत के एडम्स ब्रिज यानी ये जो क्षेत्र आप देखेंगे यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा, यही तो श्रीलंका है। और इस क्षेत्र पर ये यहाँ विजयनगर हुआ करता था। तो यहाँ पर इसी हरिहर द्वितीय ने क्या किया था, आक्रमण किया था। तो इस तरह करके ये आपको हरिहर का आक्रमण दिख रहा होगा जो इसके समय हुआ था। फिर इसके बाद में कहा जाता है कि पहला शासक ऐसा निकला जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इसके पहले आप सबने देखा था कि कैसे
हरिहर ने महाराज की उपाधि धारण की और इसी तरह बुक्का ने वेद मार्ग प्रतिष्ठा पद की, लेकिन इसने तो हद कर दी, महाराजाधिराज कह दिया खुद को कि मैं महाराजाओं का भी महाराज हूँ। तो इस तरह करके इसने ये काम किया। फिर आगे आता है देवराय फर्स्ट, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही एक तरह से विद्वान रहा। देवराय फर्स्ट, राय का शाब्दिक अर्थ होता है राजा, इसलिए अब आपको इस देव के नाम पर आगे राजा भी दिखा मिलेगा, याद रखेंगे। देवराय, देवराय नाम से 2 शासक गद्दी पर बैठते हैं। देवराय पहले फर्स्ट को देखते हैं, यानी इस वंश के, संगम वंश के चौथे राजा के बारे में। देवराय के बारे में कहा जाता है कि इसके शासनकाल में जो तुंगभद्रा नदी थी, जिसके तट पर यह विजयनगर स्थापित हुआ था, उस पर इसने बांध बनवाया था। तो ये इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है कि तुंगभद्रा नदी पर बांध किसने बनवाया? नदी पर बांध बनवाया इसने, तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया। साथ ही साथ इसके बारे में एक प्रश्न और बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि इटली का यात्री निकोली कोंती किसके दरबार में आया था? तो याद रखेंगे इटली से निकोली कोंती इसके दरबार में ही आया था। ये यात्री था, ध्यान रखेंगे। इसने विजयनगर साम्राज्य के बारे में विवरण दिए। ये देवराय पहला व्यक्ति था जिसने तुर्की घुड़सवारों को नियुक्त किया था। याद रखेंगे अभी तक तुर्की सैनिकों को कोई नियुक्त नहीं करता था। जो तुर्क लोग होते थे, तुर्क आक्रमणकारी के रूप में आप सब जानते हैं, पहले गजनवी आता है, फिर गौरी आता है और फिर पूरी दिल्ली सल्तनत में तुर्क आक्रमणकारी छाए रहते हैं। लेकिन जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश होता है, आप सब पढ़ के आए, वो अफगान होता है, अफगानिस्तान के रहने वाले होते हैं। तो शुरुआत के जो चारों शासक रहे, चाहे वो गुलाम वंश के हों, चाहे वो फिर खिलजी वंश के हों, चाहे वो सैयद हों, चाहे वो तुगलक हो, इन चारों को आप देखेंगे तो ये सब तुर्क थे और इन तुर्कों को पहली बार सेना में देवराय फर्स्ट ने ही शामिल किया। तो तुर्की सैनिकों को सेना में शामिल किया। तुर्की सैनिकों को सेना में शामिल किया। तो इस तरह कह के आपको देवराय फर्स्ट के बारे में इतनी चीजें याद रखनी। पहला, तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाता है। फिर इसके बाद में इटली से यात्री निकोली कोंती आता है। इसके बाद आपको याद रखना है, प्रश्न पूछा गया कि राय का अर्थ क्या है? तो राय का अर्थ यहां पर आपको राजा से निकालना है। ध्यान रखेंगे राय का अर्थ राजा होता है, ये देव राजा। अगर प्रश्न में लिख के मिल जाए कि दक्षिण भारत का देव राजा जिसने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था, उसके बारे में प्रश्न पूछा जाए तो आप देवराय को ही टिक करेंगे। फिर इसके बाद में इसी का ही भाई आता है देवराय सेकंड, इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा, यानी संगम वंश का सबसे शक्तिशाली राजा देवराय सेकंड ही हुआ। तो हेडिंग डाल लेंगे। अच्छा, देवराय फर्स्ट के बारे में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि श्रीनाथ नाम के कवि किसके दरबार में थे? तो श्रीनाथ, श्री संत एक बहुत अच्छे भारत के बॉलर हुए, फिक्सिंग के कारण फंस गए थे, वर्ल्ड कप में भी शामिल रहे थे। ध्यान रखेंगे इन्होंने श्रीनाथ नाम के जो कवि थे वो इसके दरबार में थे। तो इस तरह करके आपके पास कुछ इस प्रश्न की देवराय फर्स्ट के बारे में पूरी जानकारी मिल गई। कई बार पूछा जाता है कि कौन सा जो इटली से आया यात्री वो किसके दरबार में आया, ऐसा पूछा जाता है। तो अगर पूछा जाए इटली से आने वाला निकोली कोंती किसके दरबार में आया, तो देवराय फर्स्ट। अगर पूछा जाता है तुर्की सैनिकों को किसने नियुक्त किया संगम वंश के शासक ने, तो याद रखेंगे देवराय फर्स्ट। श्रीनाथ कवि किसके दरबार में थे, तो ऑप्शन में देवराय फर्स्ट, देवराय सेकंड, हरिहर बुक्का दे देगा। आपको पता है तो आप लगा पाएंगे कि नहीं, देवराय फर्स्ट ही था वो। फिर इसके बाद अब आपको देखना है देवराय सेकंड, देवराय द्वितीय।
ये इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा हुआ। हरिहर और बुक्का से भी ज्यादा इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक, सबसे शक्तिशाली शासक हुआ। कहा जाता है कि पहली बार मुस्लिमों को इसने ही अपने साम्राज्य में नियुक्त किया था। याद रखेंगे, अगर मुस्लिम तुर्कों के बारे में पूछा जाता है, तुर्क आप सभी जानते हैं भारत के बाहर की एक जनजाति थी, लेकिन मुस्लिम भारत के भी थे और बाहरी भी थे। यानी मुस्लिमों को अगर कहा जाए तो याद रखेंगे जो इस्लाम को मानने वाले थे, यानी मुस्लिमों को सर्वाधिक इसी ने नियुक्त किया है। मुस्लिमों को सर्वाधिक इसने ही नियुक्त किया है, इसने ही नियुक्त किया। मुस्लिमों को सर्वाधिक इसी ने नियुक्त किया है। ये इस वंश का 5वां सुल्तान था, शासक था, इसने ही नियुक्त किया। इसके बारे में कहा जाता था कि इसने 10,000 मुस्लिमों को नियुक्त किया है। ध्यान रखेंगे, इतना शक्तिशाली था कि इसकी कुछ उपाधियां हैं, जैसे प्रौढ़ देवराय, इसके साथ साथ ही इमादी देवराय, ये सब इसी की उपाधियां हैं। ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं। इमादी देवराय भी इसी को ही कहा जाता था। फिर इसके बाद में कहा जाता है कि ये हाथियों का शिकारी बहुत अच्छा था, जिस कारण इसे गज बेटकर कहा गया। तो ये जो उपाधियां इसको मिल रही हैं वो इसीलिए मिल रही हैं कि ये वास्तव में इतना बहादुर ही था। तो इस तरह करके आपको अगर प्रश्न पूछा जाता है तो इसका उत्तर दे पाए। ध्यान रखेंगे, अगर पूछा जाए गज बेटकर किसकी उपाधि है, गज बेटकर, तो ये सब इसी की उपाधियां हैं। तो इस तरह करके अब आपको इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक मिल गया। कौन? देवराय सेकंड। इस वंश के बारे में कहा जाता है कि ये वंश ज़्यादा दिन नहीं टिक पाया, क्योंकि आगे चल करके जो विरूपाक्ष था उसकी नरसिंह सालू ने हत्या कर दी। क्यों कर दी? उस हत्या का कारण पीछे था, क्योंकि ये बहुत ही कमज़ोर हो चुके थे। आप सभी को ध्यान रखना है, इस वंश का अंतिम शासक याद रखेंगे। जिन पर प्रश्न पूछे जाते हैं उनको ही आप देखेंगे। बाकी बहुत डिटेल में दक्षिण भारत का इतिहास है, उसको आपको देखने का कोई मतलब नहीं बनता। अंतिम शासक इस वंश का आपको ध्यान रखना है, विरूपाक्ष था। विरूपाक्ष हमारे शिव जी को भी कहा जाता है। शिव जी यानी विरूपाक्ष। विरूपाक्ष का मतलब होता है कि जिसकी आंख एक कुरूप हो। ये एक आंख से अंधा था बताया जाता है, तो इसकी आंखें जो थी वो कुरूप थी, जिस कारण इसे विरूपाक्ष नाम दिया। और कहा जाता है कि जो नरसिंह था उसने इसकी हत्या कर दी। नरसिंह द्वारा हत्या कर दी गई। और इस हत्या कर दी गई जब इसकी, तो फिर एक नया वंश इसी सल्तनत, इसी दक्षिण भारत में स्थापित होता है। वो नरसिंह द्वारा स्थापित तुलुआ वंश होता है। तो अब आप देखेंगे इस वंश का अगर पूछा जाए अंतिम शासक तो विरूपाक्ष होता है, जिसकी आंखें कुरूप थीं। और फिर इसके बाद नरसिंह सालू ने सलुआ वंश की स्थापना कर दी। ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद में कहा जाता है कि अब आएगा आपका सलुआ वंश। ध्यान रखेंगे। तो अब आप ध्यान से देखेंगे सलुआ वंश। कुछ खास जानकारियां रही नहीं इस सलुआ वंश के बारे में, क्योंकि ये विरोधों से घिरा हुआ वंश रहा। सलुआ वंश। सलुआ वंश के बारे में जो सर्वाधिक जानकारियां हमें मिलती हैं वो फारस से आए एक यात्री अब्दुल रज्जाक के द्वारा मिलती हैं। ध्यान रखेंगे, अगर पूछा जाता है अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में आया था, तो वो दरबार था जो इमादी देवराय था,
यानी प्रणदेव राय था, उसके ही दरबार में, याद रखेंगे, इसके ही दरबार में फारस से अब्दुल रज्जाक आया था, भूलेंगे ही नहीं कभी भी। और इस अब्दुल रज्जाक ने बहुत सारी जानकारियां दी हैं इस राजवंश के बारे में और इसके आगे आने वाले सलुआ राजवंश के बारे में। तो इसके विवरण बड़े ही महत्वपूर्ण है। अगर पूछा जाता है कि किसके दरबार में आया तो हमेशा देवराय सेकंड के दरबार में ही आप टिक करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे थे कि कैसे संगम वंश के अंतिम शासक, जिसकी हत्या करके नरसिंह नाम का व्यक्ति आगे एक नए राजवंश की स्थापना करता है, जिसका नाम पड़ जाता है क्या, जिसका नाम पड़ता है शालू वंश। ध्यान रखेंगे, इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पर पूछे गए हैं। सिर्फ इसके 2 सुल्तान यानी 2 शासक आपको देखेंगे गद्दी पर, शालू वंश या सलुआ वंश। तो ये जो सलुआ वंश है, इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप 1486 से गद्दी पर बैठे इसके पहले शासक और फिर 1505 तक के इसके इतिहास को आप देख लीजिए। इस बीच में आपको ये शालू वंश दक्षिण भारत में मिलेगा। इसके बारे में कहा जाता है कि जब इसने विरूपाक्ष की हत्या कर दी नरसिंह शालू ने, यानी शालू वंश की अगर पूछा जाए स्थापना किसने की, स्थापना तो याद रखेंगे नरसिंह शालू ने की। नरसिंह शालू ने इस वंश की स्थापना की और इस नरसिंह शालू के बारे में कहा जाता है कि इसका शासनकाल वास्तव में घटनाओं के लिए ही जाना जाता है। बहुत सारे इसके समय में विद्रोह हुए, सारी समस्याएं इसके समय थी, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाया क्योंकि ऐसा इसने एक गलती कर दी। नरसिंह शालू ने विरूपाक्ष की जब हत्या की, यानी संगम वंश के अंतिम शासक की हत्या की, तो इसके समय विद्रोह एक तरह से छिड़ गए। सब पूरी जनता इसके विद्रोह में थी, जिस कारण इसके ही उत्तराधिकारी इम्मादी शालू ने इसकी हत्या कर दी। इम्मादी शालू ने इसकी हत्या कर दी, यानी इसका उत्तराधिकारी कौन बना, इम्मादी शालू। ध्यान रखेंगे, इस इम्मादी शालू के समय भी विद्रोहों का क्रम थमा नहीं। क्यों नहीं थमा, क्योंकि इन दोनों ही यानी सलुआ वंश ने एक गलती कर दी थी, उसने विरूपाक्ष की हत्या कर दी। विरूपाक्ष जो है शिव जी का भी नाम है, यानी धार्मिक रूप से भी लोग इससे जुड़े हुए थे, आंखों से कुरूप होने के कारण विरूपाक्ष कहा जाता था। जो वास्तव में जब इस नरसिंह शालू ने उस विरूपाक्ष की हत्या की तो इस कारण इसके समय विद्रोह एक तरह से थम ही नहीं रहे थे, जिस कारण इसके उत्तराधिकारी इम्मादी शालू ने इसकी हत्या की और सोचा कि शायद मैं विद्रोहों को शांत कर लूं। लेकिन घटनाएं उसके समय भी नहीं रुकी और आखिर में इन दोनों की जब एक तरह से जो रणनीति रही वो फेल रही, तो इम्मादी शालू की हत्या करके, ध्यान रखेंगे, इसकी भी हत्या कर दी गई। और हत्या की किसने, ध्यान रखेंगे, वीर नरसिंह ने। वीर नरसिंह ने इसकी हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसका नाम है तालु वंश। अब आपके सामने वीर नरसिंह के बाद कौन सा वंश आएगा, तालु या तलुआ वंश। ये दक्षिण भारत के वो 3 राजवंश हैं जो आपके सिलेबस में है। ध्यान रखेंगे, तलुआ वंश यानी ये तीसरा राजवंश है आपके सामने। ये जब गद्दी पर बैठता है तो वर्ष था 1505 का और गद्दी पर रहता है 1565 तक। तो इस तरह करके ये दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य का तीसरा राजवंश था। आप सबको, जैसे आप सबने देखा होगा कि दिल्ली सल्तनत स्थापित हुई, उसी तरह विजयनगर सल्तनत भी स्थापित हुई। दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 तक चलती है। इसी तरह दक्षिण भारत की विजयनगर सल्तनत
जो 1336 में स्थापित होती है और 1565 से आगे भी चलती है, क्योंकि अभी आर्वेडु वंश और वाडियार वंश बचा है। तो इस तरह करके आगे भी आप देखेंगे, लेकिन यहाँ आपको उसी तरह के राजवंश दिखेंगे। जैसे दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश हैं, वैसे यहाँ भी 5 वंश हैं, संगम वंश और दूसरा फिर आता है सलुआ, तीसरा आता है तलुआ और फिर चौथा आता है आर्वेडु और पांचवा आता है वाडियार। तो इस तरह 5 राजवंश आपको यहाँ भी मिलेंगे। फिर इसके बाद में जैसे ही आपको बताया गया था कि गुलाम वंश के अंतिम शासक कैकुमश की हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठता है, उसी तरह सेम कंडीशन यहाँ भी होती है। संगम वंश के अंतिम शासक की हत्या कर देता है कौन? जब आप नरसिंह सालू को देखेंगे, वीरूपाक्ष संगम वंश का अंतिम शासक जिसकी हत्या नरसिंह सालू ने कर दी। तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको दक्षिण भारत का समझते हुए मिलेगा। जैसे वहां पर दूसरा राजवंश था खिलजी, वैसे यहाँ पर दूसरा राजवंश है सलुआ। जैसे वहां तीसरा राजवंश था तुगलक, तैसे यहाँ पर तीसरा राजवंश है तलुआ वंश। ध्यान रखेंगे तो इस तरह कंफ्यूजन कभी नहीं होगा और याद चीजें बहुत ही आराम से हो जाएंगी। नहीं, दक्षिण भारत का इतिहास लोग पढ़ाते तक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसी कठिन कठिन चीजें हैं, ऐसे कठिन कठिन नाम हैं जिनके बारे में आप कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। दक्षिण भारत का इतिहास सबसे कठिन इतिहास माना जाता है, क्योंकि इसकी जानकारियां उत्तर भारत के लोगों को समझ में कम आती हैं। ध्यान रखेंगे तो इस तलुआ वंश की जो बात करते हैं तो हम इस 60 वर्ष के इतिहास को इसके देखते हैं। हमारे सिलेबस में बस तलुआ वंश तक ही है। ध्यान रखेंगे, अगर आर्वेडु और वाडियार वंश होता तो उसकी भी बात करते हैं, जिसकी आर्वेडु की तिरमल द्वारा आगे चल करके जो नींव रखी गई। तो इस तरह करके हमारे पास सिर्फ तलुआ वंश तक ही है, हम इसको ही देखते हैं। तो अब जब तलुआ वंश के पहले शासक वीर नरसिंह तालुम ने इस वंश की स्थापना की, इस वंश की स्थापना की। कहा जाता है वीर नरसिंह तालु ने जब तलुआ वंश की स्थापना की तो इसके मन में एक बड़ा ही गहरा प्रश्न था। वो प्रश्न ये था कि ये डरता था अपने ही छोटे भाई कृष्णदेवराय से। कृष्णदेवराय के बारे में अभी आप पढ़ेंगे, दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान राजा कहे गए। विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान राजा। अगर पूछा जाता है कि संगम वंश का सबसे महान राजा तो आप देवराय सेकंड को टिक करेंगे, लेकिन अगर पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान राजा तो आप कृष्णदेवराय को टिक करेंगे। दोनों प्रश्नों में अंतर है। जैसे पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत का सर्वश्रेष्ठ राजा कौन रहा तो उसके बारे में आप दूसरे को टिक करेंगे, लेकिन अगर पूछा जाता है गुलाम वंश का सबसे अच्छा राजा कौन रहा तो उसके बारे में आप दूसरे को टिक करेंगे। तो वही यहाँ भी है, ध्यान रखेंगे। अगर पूछा जाता है विजयनगर का सर्वश्रेष्ठ राजा तो कृष्णदेवराय को कहा गया। अगर पूछा जाए संगम वंश का तो संगम वंश के बारे में कहा जाता है कि संगम वंश का देवराय सेकंड सबसे अच्छा राजा था। तो सेम कंडीशन इस जो तलुआ वंश के संस्थापक रहे वीर नरसिंह के भाई कृष्णदेवराय की रही। इस वीर नरसिंह के समय बहमनी साम्राज्य ने इसके ऊपर आक्रमण किया। जब कह सकते हैं नरसिंह के समय आक्रमण हुआ तो इसने बहुत ही एक तरह से चतुराई से इस आक्रमण का सामना करने के लिए अपने भाई कृष्णदेवराय को मैदान में उतार दिया। ध्यान रखेंगे जब बहमनियों का आक्रमण होता था, अभी आप आगे देखेंगे, बहमनी आक्रमण होता था तो बहमनी आक्रमण के समय ध्यान रखेंगे क्या होता था। बहमनी आक्रमण के समय ये अपने भाई कृष्णदेवराय को भेज देता था। बाबर इसी कृष्णदेवराय को भारत का सबसे महान राजा बताता है। अपने युद्ध लड़े गए राणा सांगा को महान राजा नहीं, इसे बताता है। ध्यान रखेंगे बहमनी आक्रमण जब होते थे तो कृष्णदेवराय इसे लड़ने जाता था, यानी इसके साम्राज्य तलुआ वंश की एक तरह से रक्षा करता था। लेकिन कुछ समय बाद जब वीर नरसिंह को ये लगा कि अभी इसका पुत्र छोटा है, मात्र 2.5 वर्ष का है, और कहीं अगर कृष्णदेवराय इसी तरह आगे बढ़ता रहा, इसकी प्रतिष्ठा बढ़ती रही तो आगे चल करके जैसे देखा गया है पीछे वंशों में, ये हमारे पुत्र की हत्या कर देगा और खुद गद्दी पर बैठ जाएगा। जिस कारण इस वीर नरसिंह के मन में एक भय छा गया। इसने आदेश दिया अपने सैनिकों को कि कृष्णदेवराय कि तुम जाकर के छुप करके हत्या कर देना और सबूत के तौर पर इसकी तुम हमें आंखें दिखाना आके।
तब हम जानेंगे कि ये कृष्णदेवराय की तुम मार करके आए हो। नहीं तो ये इतना अच्छा राजा है, इतना अच्छा एक तरह से इसके समय का एक कह सकते हैं सेनापति है कि कोई इसे मारना ही नहीं चाहता था। सैनिकों को जब भेजा गया कृष्णदेवराय को मारने के लिए तो सैनिक इसे कैद करके उस पहाड़ी पर ले गए जहां इसे मारना था। लेकिन कृष्णदेवराय ने उन सैनिकों से कहा कि मैं अब आज के बाद कभी तलवा वंश की राजधानी में नहीं जाऊंगा, तुम मुझे छोड़ दो, मैं इसी पहाड़ी पर एक मंदिर बना करके यहाँ पूजा करूंगा, मैं कभी आऊंगा ही नहीं। तो वो जो सैनिक मारने गए थे उन्होंने कृष्णदेवराय की बात मान ली और एक बकरे को काट करके उसकी आंखें निकाल करके इस वीर नरसिंह को दिखा देते हैं। कहते हैं देखो भाई, हम कृष्णदेवराय को मार करके उसकी आंखें ले आए। इस वीर नरसिंह को संतोष हो गया और वो आराम से करीब 6 महीने गद्दी पर बैठा रहा। 6 महीने बाद फिर से बहमनी आक्रमण शुरू हुए। जब बहमनियों को लगा कि कृष्णदेवराय की हत्या करा दी गई है तो अब कौन संभालेगा तलवा वंश की इस सेना को, तो लगा कि बहमनियों को अब फिर से हमें इन पर आक्रमण करना चाहिए था। तो बहमनी आक्रमण होता है। जब बहमनी आक्रमण होता है तब वीर नरसिंह की आंखें खुल जाती हैं कि अरे हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी कृष्णदेवराय को मारवा करके, क्योंकि अब क्या है, अब तो हमारी सल्तनत ही नहीं बचेगी, तुम्हारा बेटा क्या बचेगा, हमारे प्राण संकट में है। तो उसने कृष्णदेवराय की याद में बहुत रोना शुरू किया और कहा जाता है कि रोते रोते वो उन सैनिकों के पास पहुंचा जिसको उसने मारने का आदेश दिया था। जब उन सैनिकों को ये बात बताई कि अब ये सल्तनत तलवा वंश सुरक्षित नहीं रहेगा तो उन्होंने वो गूढ़ रहस्य बताया इस वीर नरसिंह को कि अभी कृष्णदेवराय जीवित हैं, तुमने मारने का आदेश जरूर दिया था लेकिन कृष्णदेवराय इतने ईमानदार निकले, कहा कि हम अपने भाई की गद्दी में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जैसे भीष्म पितामह करते हैं सेम वही कंडीशन इस कृष्णदेवराय की थी। और आगे चल करके जब इस वीर नरसिंह ने कृष्णदेवराय से कहा कि तुम राजधानी लौट चलो तो उसने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा अब, और अपने पुत्र को ही आप राजधानी दीजिए। लेकिन बहुत विनय करने पर इस तलवा वंश की प्रतिष्ठा बनी रहे ऐसी सौगंध दे करके कृष्णदेवराय को लेकर के आते हैं। कहा जाता है कृष्णदेवराय को वीर नरसिंह ने गद्दी तुरंत दे दी, यानी इसको राजा बना दिया। और इस कृष्णदेवराय ने बहमनियों को बहुत बार पराजित किया। कई बार तो ऐसा हुआ इस कृष्णदेवराय ने बहमनियों को पराजित करके इसके महाराज को ही किडनैप कर लिया, यानी बहमनियों के आगे चलकर आप देखेंगे महाराज को किडनैप कर लेता है। फिर जाकर के कृष्णदेवराय उस बहमनी साम्राज्य के शासक को गद्दी फिर दे देता है। तभी तो इसको कहा गया है आगे चल करके कि ये राजाओं को भी गद्दी दे रहा है, यानी इतना महान राजा हुआ। तो इस तरह करके आप कृष्णदेवराय को अब देखेंगे। ध्यान रखेंगे तलवा वंश का संस्थापक कौन था, स्थापना किसने की थी, वीर नरसिंह। फिर पूछा जाता है कि इस तलवा वंश का सबसे महान राजा कौन हुआ, तो कृष्णदेवराय यानी कृष्णदेव राजा इस वंश के सबसे महान राजा हुए, जिनके बारे में आपको समझना है। ध्यान से देखेंगे, इन्हें आंध्र भोज या आंध्र पितामह भी कहा जाता है। तो हेडिंग डालेंगे अब कृष्णदेवराय, जिनके बारे में आपको समझना है। इनके बारे में अगर आप समझना चाहते हैं तो 1509 से लेकर 1530 के इतिहास को आपको पढ़ना होगा। ध्यान से देखेंगे, कृष्ण देवराय, कृष्णदेवराय के बारे में कहा जाता है कि ये 1509 से लेकर 1530 तक गद्दी में बैठे। इन्हें आंध्र भोज, या आंध्र पितामह की श्रेणी दी गई है। जैसे भीष्म पितामह नहीं होते हैं, उसी तरह इन्हें आंध्र पितामह भी कहा गया है। इसके समय में बहमनियों से जो विद्रोह हुए उसको शांत करने के लिए इसने कई सारे प्रयास किए और आखिर में इसने बहमनियों को पराजित भी किया। इसके बारे में कहा जाता है कि जो अल्बुकर्क नाम का एक पुर्तगाली गवर्नर आया था वो भी इसी के समय आया था। अल्मीडा नामक पुर्तगाली गवर्नर जो आया था वो याद रखेंगे, वो इस वीर नरसिंह के समय आया था। तो पुर्तगालियों का क्रम भी आपको याद रहेगा यहीं से ही। अल्मीडा ये पुर्तगाली था, इसके समय आया। फिर इसके बाद में कहा जाता है कि जो अल्बुकर्क था, जिसे पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, वो अल्बुकर्क इसके समय आया। अल्बुकर्क पुर्तगाली गवर्नर था, वो इसके समय भारत आता है।
इस अल्बुकर्क के बारे में आप सभी जानते हैं, आगे चल करके गोवा की स्थापना भी इसी के द्वारा कराई जाती है। इस अल्बुकर्क के आने के साथ ही साथ इसको भटकल में एक भूमि दी जाती है जो दुर्ग बनाने के लिए। तो ध्यान रखेंगे इस अल्बुकर्क को इस कृष्णदेवराय ने भटकल में भूमि देता है। दुर्ग बनाने के लिए। तो याद रखेंगे, पूछा गया प्रश्न है कि ध्यान रखेंगे क्या पूछा गया, प्रश्न को अच्छे से समझेंगे। कहा गया कि बताइए वो कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिसे कृष्णदेवराय ने भटकल में अपना एक भूमि का टुकड़ा दिया है। ध्यान रखेंगे, तो याद रखेंगे वो पुर्तगाली यात्री अल्बुकर्क था जिसे उसने भटकल में एक दुर्ग बनाने के लिए जमीन दान की थी। फिर इसके बाद में कहा जाता है बारबोसा नाम का एक पुर्तगाली भी इसी समय आया था। इसके बारे में कहा जाता है इसके तेनालीराम नाम के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। वास्तव में इसके समय तो अष्टदिग्गज नाम के 8 बहुत ही विद्वान रहा करते थे, लेकिन उनमें तेनालीराम भी आपको ध्यान रखने। इसके समय पिड्डन, बारबोसा के बारे में कहा जाता है ये पुर्तगाली था। ये जो पुर्तगाली यात्री था ये भी इसी समय आया था। ध्यान से देखेंगे। फिर इसके बाद में आप सब तेनालीराम की कहानियां सुनते होंगे। तेनालीराम नाम के एक कवि थे, वो भी इसके समय थे, बहुत मजाक किया करते थे, वो कृष्णदेवराय के समय ही थे। फिर इसके बाद कहा जाता है कि इसके समय 8 विद्वानों का एक मंडल था जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता था। कई बार प्रश्न पूछा गया कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे, तो अष्टदिग्गज 8 विद्वानों का एक मंडल था जो कृष्णदेवराय के समय थे। फिर इसके बाद में कहा जाता है इसने विधवा जो विवाह थे उन पर रोक लगाने का प्रयास किया, सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया, लेकिन कोई खास सफलता मिली नहीं, क्योंकि आप इन सब घटनाओं को आगे भी देखेंगे। लिख लीजिए, प्रश्न पूछा गया है, विधवा विवाह रोकने का प्रयास किया। विधवा विवाह इसने क्या किया, कराने का प्रयास किया। विधवा विवाह कराने पर जोर दिया। सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया, यह भी इसकी एक अच्छी उपलब्धि रही। तो इस तरह करके इसने कुछ रचनात्मक कार्यों पर भी जोर दिया। फिर इसके बाद में अच्छा, सती प्रथा के बारे में अभी आप देखेंगे कि कैसे लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय 1829 में ये खत्म की जाती है, तब तक ये चलती रहती है। अभी तो कृष्णदेवराय का ही शासनकाल चल रहा है। इसके समय में कहा जाता है कि बहमनी सुल्तान जो थे उनको इसने गद्दी दे दी थी, यानी इसने हरा करके उनको गद्दी दे दी थी, इसलिए इसको यवन राज स्थापकाचार्य भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, इसी को कहा जाता है यवन राज, यानी यमनों का राज स्थापित करने वाला। यवन राज यवन राज स्थापकाचार्य, यानी यमुनों का राज स्थापित करने वाला आचार्य इसे ही कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, ये ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने बहमनियों को गद्दी लौटा दी थी। बहमनी शासकों को गद्दी पर बिठा दिया था। कह रहा था कि जो भी अभी तक हमसे पराजित हुए, चाहता तो ये बहमनी साम्राज्य को विजयनगर में मिला भी लेता, वो बहुत बहादुर बन चुका था, इसके पास शक्तियां थी, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, उनको उनकी गद्दी प्रदान कर दी और खुद अपने ही विजयनगर साम्राज्य तक सीमित रहा। इसके समय में बहुत सारी घटनाएं, जैसे तेनालीराम के बारे में कहा जाता था, बहुत मजाक किया करते थे। इस मजाक करने के कारण इन्हें दक्षिण का बीरबल भी कहा जाता है। याद रखेंगे, ये प्रश्न पूछा गया है, दक्षिण का बीरबल किसे कहते हैं, तो ये दक्षिण के बीरबल भी कहे गए हैं।
फिर इसके बाद में जब कृष्णदेवराय को आपने देख लिया, कृष्णदेवराय की जो उपलब्धियां हैं उनको आपने देख ली, इसके बारे में बहुत सारी पुस्तकें, जैसे इसने अयुक्त मालदा की रचना की जो वास्तव में पॉलिटिक्स पर लिखी गई पुस्तक है, जैसे चाणक्य लिखते हैं वैसे ही इसने भी अयुक्त मालदा नामक पुस्तक रची और इसका उत्तराधिकारी पूछा जाता है। ध्यान रखेंगे, कृष्ण देवराय की बुक अयुक्त मालदा, अयुक्त माल्यदा, ये इसकी बुक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन याद रखेंगे ये राजनीति पर लिखी गई पुस्तक है, यानी पॉलिटिक्स पर लिखी गई पुस्तक है, राजनीति शास्त्र पर लिखी गई पुस्तक है। जैसे चाणक्य लिखते हैं अर्थशास्त्र, उसी तरह ये लिखता है। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी आता है अच्युत देव राय, यानी कृष्ण का उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी जिसका नाम है अच्युत देव राय, अच्युत देव राय। ये कृष्ण का भाई था, छोटा भाई था, यानी ये वीर जो आगे चल करके नरसिंह था उसका भी भाई था। ध्यान रखेंगे ये अच्युत देव राय यानी कृष्ण देव राय का भाई था, और जो कृष्ण देव राय का क्योंकि बड़ा भाई था वीर नरसिंह, तो ये तीनों का ही यानी तीनों ही भाई थे। ये दूसरा भाई था और इसके पहले जो आपने देखा था वीर नरसिंह वो इसका ही भाई था। तो ध्यान रखेंगे तीनों भाई थे। अच्युत देव राय कृष्ण देव राय का उत्तराधिकारी बना और इसने भी अपने भाई कृष्ण देव राय की तरह ही गद्दी संभालने की कोशिश की, लेकिन वास्तव में इसकी गद्दी की कुछ उपलब्धियां बस इतनी ही रहीं कि इसने महामंडलेश्वर की उपाधि धारण की है और नूनीज नामक एक यात्री इसके समय आया है। ध्यान रखेंगे इसने महामंडलेश्वर की उपाधि धारण की, और कहा जाता है इसी के शासनकाल में नूनीज यात्री आया। ये जितने भी एक तरह से उपाधियां हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो कृष्णदेव राय की हो चाहे वो इसकी हो, तो इसके बारे में भी ये चीज़ें याद रखेंगे। इसके समय जो घटनाएं थीं वो कुछ इस तरह बढ़ीं कि ये कंट्रोल नहीं कर पाया। ये नूनीज यात्री था, पुर्तगाल से आया था। इस समय सारे पुर्तगाल यात्री आ रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, पुर्तगाल से आया था। इसने घटनाओं को कंट्रोल नहीं किया और घटनाएं बढ़ती चली गईं, जिस कारण बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर जो एक तरह से ये छोटी छोटी जो रियासतें थी वो अलग होती गई। बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर, इन्होंने मिलकर के एक युद्ध ठान लिया जो इसके लिए बहुत घातक हुआ, और इस युद्ध के बाद ये संभल नहीं पाया। ये युद्ध 1565 में जनवरी के महीने में लड़ा गया था। ध्यान रखेंगे 1565 के जनवरी महीने में ये युद्ध लड़ा गया था, जिस कारण ये सत्ता संभाल नहीं पाया। ध्यान से देखेंगे वो युद्ध इसके समय का 23 जनवरी 1565। इसके समय एक युद्ध जो तालीकोटा नामक स्थान पर लड़ा गया, तालीकोटा का युद्ध। इसे राक्षस तरंगिणी, याद रखेंगे इसके कई नाम हैं, इसे राक्षस तरंगिणी या इसे ही आप सब ध्यान से देखेंगे, इसे ही बन्नी हाटी का युद्ध भी कहा जाता है। बन्नी हाटी का युद्ध, ये युद्ध जो 1565 में लड़ा गया, इस युद्ध में कहा जाता है कि अहमदनगर, बीजापुर
गोलकुंडा और बीदर, ये रियासतें हुआ करती थी। ये वो रियासतें थी जो इस अच्युत देव राय के विरुद्ध खड़ी हो गई थी। अच्युत देव राय का एक मामा था जिसका नाम राजा राम था। उस राजा राम के दुर्व्यवहार के कारण ही इस युद्ध की पराजय तय हुई थी। ध्यान रखेंगे, राजा राम अगर इस युद्ध में इस अच्युत देव राय के विरोध में होते तो ये युद्ध शायद नहीं होता। तो इस राजा राम के एक विरोध के कारण कह सकते हैं, या इसके षड्यंत्र के कारण ये रियासतें जो थी ये इनके विरोध में आई थी और इनके बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। ध्यान रखेंगे, इन रियासतों और अच्युत देव राय के बीच वर्सेस अच्युत देव राय, इनके बीच ये युद्ध लड़ा गया। अच्युत देव राय का एक मामा हुआ करता था, ध्यान रखेंगे, जिसका नाम था राजा राम। इस राजा राम के षड्यंत्र के कारण ये रियासतें आपस में लड़ने लगी थी, लेकिन जब इनको लगा कि हमें एक होकर के इस अच्युत देव राय को जब तक पराजित नहीं कर देंगे तब तक ये हमारी लड़ाई शांत नहीं होगी। जैसे चार पुत्र आपस में लड़ रहे हो और उनका एक बाहरी कोई मित्र हो इन चारों का जो इनको भड़का रहा हो, तो वही कंडीशन इस राजा राम की थी। ये इन चारों रियासतों को आपस में भड़काया करता था। जब ये एक हो गई तो खुद इसके ही विरोध में आ गई। इस युद्ध का परिणाम ये रहा कि राजा राम जो था वो मारा गया और इस युद्ध के बाद इसी राजा राम के ही भाई ने आगे चल करके एक अलग से वंश जिसका नाम आप आर्वेडु वंश पढ़ेंगे उसकी स्थापना कर देता है। तो इस तरह करके ये था वास्तव में विजयनगर साम्राज्य, जिसमें कई सारे एक तरह से आपको शासक देखने को मिले। अगर सबसे महान शासक देखना हो तो कृष्ण देव राय को टिक करेंगे। बाबर ने भी इसे भारत का महान शासक बताया है, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह करके आपको याद रखना है। बाबर ने दो हिंदू राज्यों की चर्चा की थी, जिसमें एक विजयनगर और दूसरा मेवाड़ था, याद रखेंगे, और 5 उसने मुस्लिम राज्यों की चर्चा की है। तो इस तरह करके ये आपके सामने था विजयनगर साम्राज्य। अब इसकी हम कुछ चीज़ें और देखनी है, उनको देखेंगे, लेकिन वो हम अगली क्लास में देखेंगे। जैसे विजयनगर की राजनीतिक स्थिति, विजयनगर की आर्थिक स्थिति, विजयनगर की भौगोलिक स्थिति, ये सब हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप सब तैयार करिए। दक्षिण भारत का इतिहास है, इसमें नए शब्द मिलेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, 2-3 क्लासों में ये कवर हो जाएगा। फिर हम अपने अगले टॉपिक पे आएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जिनको आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा भी कि हाँ कुछ पढ़ रहे हैं। इसमें थोड़ा कठिन वर्ड भी हैं जो आपको याद रखना है। इस युद्ध को बहुत बार पूछा गया है, वेरी में रख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है। ये इन सल्तनतों और अच्युत देव राय के मामा राजा राम के साथ लड़ा गया था, ध्यान रखेंगे। तब तक के लिए आप सब तैयार करेंगे। ये इस समय राजा था, यानी युद्ध में अगर पूछा जाता है तो आप देव राय और राजा राम का षड्यंत्र देखेंगे, ध्यान रखेंगे। तब तक के लिए आप तैयार करिए। यहीं से मिलेंगे हम अगली क्लास में। आप सभी को धन्यवाद। ओके, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।